हेलो फ्रेंड, वेलकम टू बीपीएससी प्लेटफॉर्म। आज के हम इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया, भारत के महान न्यायवादी आर्टिकल 76 की। और हमने अभी तक के आर्टिकल 75 तक हमने कर लिया है और साथ ही साथ हमने आर्टिकल 77 को भी देखा था। तो एक आर्टिकल है आर्टिकल 76 जिसमें हम बात करते हैं भारत के महान न्यायवादी के बारे में, ओके, अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया के बारे में। तो इस टॉपिक को हम आज क्लियर करने वाले हैं। और ये पॉलिटी का हमारा लेक्चर सीरीज चल रहा है, आपको पता होना चाहिए, जो आपके बीपीएससी एग्जाम के लिए चल रहा है। ये भी प्री मेन फोकस किया जा रहा है, बट हम इन चीज़ों को जब भी पढ़ रहे हैं तो मेंस के लेवल को देखते हुए हम इस पूरे पॉलिटी को पढ़ेंगे और साथ साथ हिस्ट्री भी चल रहा है हमारा। तो आज हम डिस्कस करने वाले हैं आर्टिकल नंबर 76। अभी तक हमने यहाँ तक जितने भी टॉपिक हैं उसको हमने डिटेल में पढ़ा है और बहुत अच्छे तरीके से पढ़ा। जिन्होंने पूरे वीडियो को देखा होगा, एटलीस्ट 16-17 वीडियो हो चुका है पॉलिटी का, जिन्होंने उन वीडियो को देखा होगा, नोट्स बनाया होगा, उनको पॉलिटी बहुत अच्छे तरीके से समझ में आ गया। ठीक है, पॉलिटी समझने की चीज़ है और मैं उनको पूरा समझा के रहूँगा। बस चीज़ों को आपको देखते जाना है, नोट्स बनाते जाना है। एक ट्रस्ट आपको करना पड़ेगा कि नहीं, सब कुछ जो भी हो रहा है, आप कोई भी बुक को देख लीजिए, सारे चीज आपको मिल जाएंगे, सारे कंटेंट मिल जाएंगे। तो पीडीएफ वीडियो के लिए परेशान नहीं होना है, ठीक है। कि ऐसा नहीं कि पीडीएफ नहीं दे रहे हैं, तो पीडीएफ सबका मैं आपसे भी अपलोड कर देता हूँ। और पीडीएफ का क्या है, आपके पास जो भी बुक है वो बुक को पढ़िए और इसमें जो मैं पढ़ा रहा हूँ उस वीडियो को देखिए, उससे फिर अपना नोट्स बनाइए। डेट्स ऑल, ओके। चलिए स्टार्ट करते हैं। तो आज हमारा जो भारत के महान न्यायवादी के बारे में पढ़ेंगे, आर्टिकल नंबर 26 में इस चीज की चर्चा है। क्या भाई, भारत के, हम हिंदी इंग्लिश दोनों लिख देंगे चीजों, कभी कभी जहां पर जरूरत पड़े तो वहां, इसलिए परेशान नहीं होना है। महान न्यायवादी, अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया, ध्यान रखिएगा, अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया मैंने लिखा, ठीक है। इसको शॉर्ट में हम एजी बोलेंगे। तो सीएजी और एजी में कभी ऐसा नहीं, कंफ्यूजन नहीं होना। सीएजी अलग होता है, उसको भारत के महालेखा नियंत्रक परीक्षक बोलते हैं, जो आर्टिकल नंबर 148 में है। लेकिन यहाँ पर हम भारत के महान न्यायवादी की बात करते हैं, ये आर्टिकल नंबर 76 में इसकी चर्चा, ठीक है। तो हम बात करने वाले हैं भारत के महान न्यायवादी क्या होते हैं। सबसे पहला बात, जब भारत के महान न्यायवादी आपके दिमाग में आता है ये चीज, तो आपके सबसे पहले बार क्या आना चाहिए कि हाईएस्ट लॉ ऑफिसर ऑफ द कंट्री, सर्वोच्च कानून अधिकारी, भारत का सर्वोच्च कानून अधिकारी। ओके, मैं लिखते जाऊंगा, हाईएस्ट लॉ ऑफिसर, सर्वोच्च कानून, मतलब जो कानून है उसका एकदम सबसे सुप्रीम जो अधिकारी है, जो सुप्रीम कहने का मतलब क्या आप समझ सकते हैं कि उसका मतलब सबसे जो हाईएस्ट लॉ ऑफिसर है वो होता है भारत के महान न्यायवादी। ध्यान रखिएगा, इसको हाईएस्ट लॉ ऑफिसर ऑफ द कंट्री बोला जाता है। और ये भारत के सरकार, मतलब भारत सरकार को लीगल एडवाइजर के रूप में काम करते हैं। भारत सरकार को कानूनी सहायता प्रदान करता है। भारत सरकार को जब भी जरूरत पड़े कानून की, जब भी जरूरत पड़े भारत सरकार को, तो समझिए कि भारत सरकार का एकदम सबसे उच्च लेवल है, हाई लेवल का, आप कह सकते हैं कि भारत सरकार का ये वकील है। क्या भाई, भारत सरकार का वकील है। ओके, भारत सरकार का वकील, भारत सरकार की तरफ से केस लड़ना, कुछ भी चीजें होगा, ये सब कुछ है। जैसे कि आपने एक केस का नाम सुना होगा, शंकरी प्रसाद बनाम भारत सरकार। बहुत सारे केस सुना, यूनियन ऑफ इंडिया या भारत सरकार, यूनियन ऑफ इंडिया, बहुत सारे केस है। मेनका गांधी वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया, तो बहुत सारे केस है जो आपको देखते हैं केस में लिखा रहता है। मतलब आप भारत सरकार पे केस कर दिए, तो भारत सरकार की तरफ से कौन रखेगा पर्चा, भारत सरकार की तरफ से कौन लड़ेगा, वो लड़ता है, यही है वकील, सर्वोच्च कानून अधिकारी, भारत के महान न्यायवादी। आर्टिकल नंबर 76 ये कहता है, समझ रहे बातों को। आर्टिकल नंबर 76 ये बोलता है यार, अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया, पहला बात। अब हम एक चीज समझेंगे, नियुक्ति कौन करता है, अपॉइंटमेंट। नियुक्ति मतलब ये देखिए, ये ऐसा नहीं है कि इलेक्शन उलेक्शन से आता है, ऐसा नहीं, इन्हें अपॉइंट किया जाता है। तो नियुक्ति कौन करता है भाई, प्रेसिडेंट, पहला बात। इनकी नियुक्ति करते हैं भारत के राष्ट्रपति, सबसे बड़ी बात।
अटॉर्नी जनरल जो है उनकी नियुक्ति भारत के राष्ट्रपति के द्वारा होती है। लेकिन सबसे पहला प्रश्न उठता है, क्या किसी को बना देंगे, किसी को भी नियुक्त कर देंगे राष्ट्रपति? कुछ ना कुछ तो होगा ना। तो सबसे पहले जो सेकंड आपका आएगा, देखिए मेरा पढ़ाने का तरीका अलग है। अब देखिए इसका आपका प्रश्न आएगा, किसको बनाएंगे, किसको बनाएंगे, प्रेसिडेंट किसको नियुक्त करेंगे? किसी को भी नियुक्त कर देंगे? बताइए, ये प्रश्न उठता है, किसी को भी नियुक्त कर देंगे? नहीं, इसके लिए एक योग्यता चाहिए, इसके लिए योग्यता चाहिए, उसी को नियुक्त करेंगे भारत के प्रेसिडेंट। समझे, बात को समझना है ध्यान से। ओके, क्या योग्यता है? तो नेक्स्ट स्लाइड में हम देखेंगे योग्यता, क्वालिफिकेशन क्वालिफिकेशन ऑफ अटॉर्नी जनरल। ओके, अब देखिए इसका योग्यता क्या है, क्वालिफिकेशन ऑफ अटॉर्नी जनरल का योग्यता क्या है? तो आर्टिकल नंबर 26 में ही बात कहा गया, आर्टिकल नंबर 26 में ही ये बात कहा गया है कि कौन बनेगा भारत के अटॉर्नी जनरल, किसको नियुक्त कर देंगे, इसका योग्यता है। योग्यता को समझना आपको क्या है। पहला बात, एक एक लाइन को समझिएगा, सुप्रीम कोर्ट के जज बनने की योग्यता। ठीक है, क्वालिफिकेशन टू बिकम सुप्रीम कोर्ट जज। ठीक है, मतलब उसके पास क्वालिफिकेशन होने चाहिए कि सुप्रीम कोर्ट के जज के जो बनने का जो योग्यता है, सुप्रीम कोर्ट का जज जो बनता है उसके जो योग्यता है, वही योग्यता यहाँ पे चाहिए। यहाँ पर ऐसा नहीं लिखा हुआ कि सुप्रीम कोर्ट का जज होना चाहिए। सबसे बड़ा बात, इसमें बहुत कंफ्यूजन होता है। तो वो सुप्रीम कोर्ट के जज बनने के लिए जो क्राइटेरिया है, वो क्राइटेरिया इसके पास भी, इनके पास भी वो क्वालिफिकेशन होगा तो उन्हें अटॉर्नी जनरल के रूप में बनाया जा सकता है। ये पहला बात इसमें लिखा हो। ठीक है, अब इसके लिए तो हमें जानना पड़ेगा कि भाई सुप्रीम कोर्ट का जज बनने का क्या योग्यता है, ऐसा तो नहीं समझ सकते हैं। तो हम इस चीज को देखेंगे कि भाई सुप्रीम कोर्ट के जज बनने की योग्यता क्या है। ओके, ये डील करता है आर्टिकल नंबर 124 का 3, ध्यान रखिएगा। आर्टिकल नंबर 124 का 3 इस चीज को डील करता है कि एक सुप्रीम कोर्ट का जो वकील बनेगा, मैं पढ़ाऊंगा जब सुप्रीम कोर्ट में, उसमें बताऊंगा सुप्रीम कोर्ट का जो जज बनेगा उसकी क्या योग्यताएं होनी चाहिए। ये आर्टिकल नंबर 124 का 3 कहता है। क्या कहता है भाई? पहला बात, अब सुप्रीम कोर्ट के अंदर जाना है आपको, सुप्रीम कोर्ट का जज बनना है, तो योग्यता क्या होना चाहिए? पहला बात समझना, सब कंसेप्ट है। 5 ईयर तक जज रहिए, कहां? 5 साल तक जज रहिए हाई कोर्ट में। अब देखिए सुप्रीम कोर्ट में जाइएगा तो आपको उसके नीचे वाला कम से कम कोर्ट में तो काम करना चाहिए ना, तो वहां तक 5 साल तक के आप वहां तक जज हैं। या और बोला गया, या ये नहीं कि प्लस है, और या तो आप 10 वर्षों तक वकील रहे हों, एडवोकेट रहे हों हाई कोर्ट में। चाहे तो आप हाई कोर्ट में 10 वर्ष तक वकील, जैसे कि मान लेते कोई लॉयर है, वो 10 वर्ष तक हाई कोर्ट में काम कर चुका है, तो वो सुप्रीम कोर्ट के जज बनने की योग्यता उसके पास है। वो सुप्रीम कोर्ट के अंदर जज बन सकता है, जब भी उसके लिए जो प्रक्रिया है मैं बताऊंगा कैसे बनता है, तो वो हो सकता है। अगर वो योग्यता नहीं है तो कम से कम अगर 5 साल वो जज, 5 साल तक जज ही रह गया होगा हाई कोर्ट का, तो भी ऐसा नहीं कि एक ही हाई कोर्ट में 5 साल जज, कहीं भी मान लेते हैं अभी पटना हाई कोर्ट में जज है 2 साल, 2 साल इलाहाबाद हाई कोर्ट में, 1 साल कहीं और, मतलब इस तरह से 5 साल वो जज के रूप में होना चाहिए, या तो 10 वर्षों तक वो वकील होना चाहिए हाई कोर्ट के अंदर। और सबसे बड़ा बात ध्यान रखिए, बहुत अच्छा, विधिवेता। विधिवेता मैं इंग्लिश में पहले लिखता हूं, इमिनेंट jurist, okay, in the opinion of president, हिंदी में लिखता हूं यहां पर विधिवेता। मैं सादा हिंदी यहां पे सही से नहीं लिखा पाया, बट समझिए चीजों को, ठीक है। वो एक राष्ट्रपति जो है, राष्ट्रपति की नजर में एक वो बहुत ही एक विधिवेता होना चाहिए। बात समझ ना बातों को, मैं तो क्या हो भाई, ऐसा नहीं है कि केवल वकील को ही बनाया जाता है जज। ऐसे लोग जो
मतलब कहने का एक जूरिस्ट के रूप में बहुत ही ज्यादा वो मतलब कहने का मतलब उनको एक्सपीरियंस है। वो इस तरह से किताबें लिखते हैं लॉ के ऊपर, या कहने का मतलब ये होगा कि जजमेंट के ऊपर किताबें लिखते हैं। बहुत ऐसे ऐसे आदमी रहे हैं जिन्होंने लॉ के ऊपर किताबें लिखी हैं, उनके पास बहुत ज्यादा नॉलेज इस फील्ड में है, और वो वकील नहीं रहे, वो जज नहीं बन, मतलब कहीं पे वो सुप्रीम कोर्ट के वकील हो या तो हाई कोर्ट के वकील हो, वो नहीं रहे। बट वी आर कृष्णा एक नाम आता है, बट वो उनके पास योग्यता, उनके पास ऐसा क्षमता है ना कि वो जज कर सकते हैं। लेकिन प्रेसिडेंट के नजर में, प्रेसिडेंट को ऐसा लगा कि नहीं, ये आदमी है जिनके पास क्षमता है, जिनके पास उनके पास नॉलेज है जूरिस्ट का, तो वो भी बन सकता है सुप्रीम कोर्ट का जज। ठीक है, समझने बात को, ये भी बन सकता है। ठीक है, लेकिन ये बहुत ही रेयर केसेस में होता है जब भी, ठीक है, चीजों को समझिएगा। तो ये अगर आपके पास योग्यता है तीनों में से एक, तो आपके पास सुप्रीम कोर्ट के जज बनने की योग्यता है। और जब आपके पास सुप्रीम कोर्ट के जज बनने की योग्यता है, तो आप अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया भी बन सकते हैं, जब भी प्रेसिडेंट को लगे विद द एडवाइस ऑफ काउंसिल ऑफ मिनिस्टर। बिकॉज प्रेसिडेंट बिना कोई काउंसिल ऑफ मिनिस्टर के बिना काम के कुछ तो नहीं करेगा। काउंसिल ऑफ मिनिस्टर बोलेगा हाँ इनको बना दीजिए, जैसे कि अभी कौन है, के वेणुगोपाल, तो बन जाएगा। सबसे बड़ी बात, चीजों को समझना है, क्या है 5 साल 10 साल, इसमें कभी भी कंफ्यूजन नहीं होना है। ओके, बातों को समझ रहे हैं? चलिए, यहां तक कोई दिक्कत नहीं होगा, चलिए यहां तक कोई प्रॉब्लम आप लोगों को नहीं होगा। अब देखिए, ये तो मैंने बता दिया, और तो भारत का नागरिक तो होगा ही, ये तो सबसे छोटा चीज है, भारत का नागरिक तो होगा ही। अब मैं सेकंड बात करूंगा ड्यूटी ऑफ, भाई ड्यूटी, अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया जो है, इसका ड्यूटी क्या है, ड्यूटी की बात करूंगा। ओके, लास्ट में मैं सारा बता दूंगा, आर्टिकल 76(1), 76(2), 76(3), उसका मैंने यहाँ पे डाल दिया स्लाइड, तो उसको आप लोग जैसे मैं देखो दिखा था हम लोग को, ये देखिए स्लाइड, आप उसको देख लीजिएगा तो सब कुछ हो जाएगा। ठीक है, ध्यान रखिएगा, लेकिन आपको पहले कंसेप्ट समझना है ना, कंसेप्ट को समझिएगा तभी कुछ होगा, बिना कंसेप्ट को डेवलप किए पॉलिटी समझना मुश्किल है। ड्यूटी, ओके, इनका कर्तव्य और कार्य, मतलब ये समझिए कार्य, क्या काम है भाई, भारत के महान न्यायवादी हो तो क्या काम है भाई, कुछ काम तो होगा ना तुम्हारा। ऐसे तो नहीं है कि विदाउट कोई काम ही नहीं होगा। अब तो पहला बात, तुम हो क्या, भारत सरकार का वकील, भारत सरकार का वकील। सबसे सिंपल पॉइंट, सबसे मतलब जो सब आपको जानना चाहिए, ये भारत सरकार का वकील है, या आप कह सकते हैं लीगल एडवाइजर बोल सकते हैं। ओके, अब तुम जब भारत सरकार का वकील हो, भारत सरकार का वकील हो, तो भारत सरकार का पक्ष रखोगे, रखेगा कि नहीं बताइए। कोई भी मतलब ये जब भी ऐसा कुछ ऐसा काम रहे, ऐसा कोई केस है, तो उसमें भारत सरकार का पक्ष कौन रखेगा, भारत के महान न्यायवादी। कौन रखेगा, भारत के महान न्यायवादी। समझ रहे बातों को? ओके, भारत सरकार का पक्ष। अभी मैं इनका ड्यूटी बता रहा हूँ, फिर इनका मैं पावर बताऊंगा, कुछ इनके कुछ पावर्स हैं, मतलब वो भी मैं बताऊंगा। तो भारत सरकार का पक्ष रखने वाला आदमी यही है, फर्स्ट लॉ ऑफिसर बोलेंगे भारत सरकार का, प्रथम विधि अधिकारी इसी को बोलेंगे, फर्स्ट लॉ ऑफिसर इसी को बोलेंगे, सर्वोच्च लॉ ऑफिसर इसी को बोलेंगे, सब इसी को बोलेंगे। प्रथम विधि अधिकारी तुम ही हो। भारत सरकार का कोई भी सलाह लेना हो, विधि संबंधित, लॉ से संबंधित कोई भी सलाह लेना हो, तो किससे लेगा, अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया से। ठीक है, आर्टिकल नंबर 76 में। ओके, फिर जो भी राष्ट्रपति काम सौंपेगा, मतलब कहने का लॉ से संबंधित, जो भी राष्ट्रपति काम सौंपेगा लॉ से संबंधित, वो सारे काम कौन करेगा, यही काम करेगा। तो भारत सरकार से जितने भी मामले होंगे, भारत सरकार की ओर से जितने भी मामले होंगे, सब में भारत सरकार की तरफ से ये पेश होगा। ओके, राष्ट्रपति को सलाह। देखिए, अब आपको ऐसा लग रहा होगा कि राष्ट्रपति को सलाह तो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर देता है, तो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर तो अलग चीज सलाह होता है ना। अब कुछ भारत सरकार को कुछ ऐसा सलाह चाहिए, मतलब राष्ट्रपति को कुछ सलाह चाहिए कोई लॉ के ऊपर, कोई कानून के ऊपर, जो वकीलों के लिए ये सब चीजें कर सकता है, तो किसे लेगा सलाह, तो राष्ट्रपति को सलाह कौन देगा भाई, ये देगा कि आप ऐसे करिए ऐसे करिए। ओके, ये हुआ। और क्या कहता है, अब देखिए आर्टिकल नंबर 143 आपने सुना होगा। 143 में क्या कहता है कि राष्ट्रपति को कभी जरूरत पड़ता है ना, तो सुप्रीम कोर्ट से पूछता है कोई भी चीज, सुप्रीम कोर्ट से सलाह लेता है, परामर्श लेता है। तो आर्टिकल 143 के तहत कोई अगर परामर्श लेता है,
तो ध्यान रखिएगा, वो उसमें भी प्रतिनिधित्व कौन करेगा? तो हमारे भारत के महान न्यायवादी। अब देखो सुप्रीम कोर्ट किस तरह का सलाह देगा? जजमेंटल सलाह देगा एक तरह से, ठीक है। तो वो सलाह वो समझेगा कौन भाई? तो यही समझ सकते हैं ना। तो ये मैं लिखता हूं, आर्टिकल 143 के तहत भारत सरकार का प्रतिनिधित्व, ओके सॉरी यहां पे प्रतिनिधित्व, ओके ये हो गया सबसे बड़ा बात, ठीक है। तो ये था राष्ट्रपति को सलाह देना, राष्ट्रपति के पक्ष रखना, भारत सरकार का पक्ष रखना। भारत सरकार का पक्ष कहीं रख सकता है, ऐसा नहीं है, कहीं रख सकता है, हाई कोर्ट में भी, सुप्रीम कोर्ट में, ऐसा नहीं केवल सुप्रीम कोर्ट, कहीं भी रख सकता है भारत सरकार का पक्ष। भारत सरकार की तरफ से केस तो लड़ ही सकता है, कोई इसको रोकने वाला नहीं है। बातों को आप समझ पा रहे होंगे, समझ पा रहे होंगे, ठीक है। ड्यूटी बात, सॉरी ये तो क्या, सॉरी ये था क्या, इसका ड्यूटी था। इसका कुछ पावर्स हैं जो कि आर्टिकल नंबर 26 इसको देता है। आर्टिकल नंबर 26 का 3 मैं बताऊंगा, ये क्या कहता है ना कि अपने कर्तव्य के पालन के लिए इनका जो ड्यूटी है, इस ड्यूटी को करने के लिए कोई भी इंडियन मतलब भारत के जो राज्य क्षेत्र है, इंडियन टेरिटरीज, उसके अंदर कहीं भी ये कोई भी हाई कोर्ट हो, सुप्रीम कोर्ट तो होगा एक ही ना, हाई कोर्ट हो, वहां पर ही जाके कहने का मतलब सुनवाई का अधिकार है। सबसे बड़ा बात समझ रहे हैं, किसी भी न्यायालय में सुनवाई का अधिकार है इनको, समझ रहे बात को, किसी भी न्यायालय में। सबसे अच्छा बात, किसी भी न्यायालय, चाहे वो हाई कोर्ट हो, चाहे वो सुप्रीम कोर्ट हो, चाहे वो कोई भी कोर्ट हो, भारत के राज्य क्षेत्र के अंदर किसी भी न्यायालय में सुनवाई करने का अधिकार है कि वहां जाके केस लड़ सकते हैं भारत सरकार की तरफ से, ठीक है, सुनवाई का अधिकार। बहुत अच्छा पॉइंट है ये, ध्यान रखिएगा। आर्टिकल नंबर 26 का 3 इंग्लिश वालों के लिए मैं अभी जब बताऊंगा तो वहां से समझ लिया, ठीक है, पूरा इसमें क्या क्या लिखा हुआ, ओके। अब एक और चीज ध्यान रखिएगा, और एक चीज, ये तो हो गया आर्टिकल नंबर 188 है, बहुत अच्छा आर्टिकल है, मैंने यहाँ पर डाला नहीं हूं, ओके। आप लक्ष्मीकांत का बुक देखिएगा, उसमें आर्टिकल नंबर 88 में कहता है भाई कहीं भी, बात समझे, ये संसद के, समझे बात को, संसद के कहीं भी दोनों सदन, अब संसद के दो ही सदन है, सुप्रीम कोर्ट एंड सॉरी लोकसभा एंड राज्यसभा, तो संसद के किसी भी सदन के संयुक्त बैठक हो या सिंगल बैठक हो, बैठ सकता है, ये भाग ले सकता है, बैठक में भाग ले सकता है, समझे ना बात को। तो मैं यहां लिखता हूं किसी भी सदन, जैसे मैं किसी भी सदन लिखूं तो समझ लिया, ठीक है, किसी भी सदन में संयुक्त बैठक हो, देखिए ज्वाइंट सीटिंग भी होता है कभी कभी पार्लियामेंट का, या सिंगल बैठक, सिंगल बैठक समझ लिया, ठीक है, या मैं नहीं लिखता हूं, लेकिन संयुक्त बैठक हो या सिंगल बैठक हो, ओके, या संसद समिति, जैसे क्या होता है ना कि संसद के अंदर बहुत सारी समितियां हैं, अभी संसद, इसके बाद नेक्स्ट चैप्टर अब हमारा पार्लियामेंट ही आएगा, संसद ही आएगा, तो संसद में बहुत सारी समितियां होती है, तो कुछ समितियों में ये एज ए मेंबर रहते हैं, कुछ समितियों में एज ए मेंबर सदस्य रहते हैं। तो संसद के समिति, संसद के किसी भी समिति, यहाँ पे क्वेश्चन लिखो, जहां, सॉरी जिसका, मैं लेता हूं जहां नहीं, सॉरी जिसका ये सदस्य है, जिसका ये सदस्य हैं, उसमें भाग लेंगे, बोलेंगे, बोलने का भी अधिकार है भाई, बोलने का भी अधिकार है, मेरे बात को, बोलने का भी अधिकार है, वहां पे सदन की जो कार्यवाही चल रही है उसमें बोलेंगे भी, अपना पक्ष भी रख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। हाँ, क्या नहीं करेंगे, वोट देने का अधिकार नहीं है, सबसे बहुत महत्वपूर्ण पॉइंट, ये वोट नहीं दे सकते हैं, ऐसा आर्टिकल नंबर 88 में ही लिख दिया, समझ रहे हैं बातों को, तो चीजों को समझेगा। ये संसद के कोई भी सदन, लोकसभा हो, राज्यसभा हो, संयुक्त बैठक हो, उसे कोई समिति हो जिसमें सदस्य हैं, उसमें ये भाग ले सकते हैं, उसमें बोल सकते हैं, बट वोट नहीं दे सकते हैं। और
इसलिए एक सवाल बनता है कि ऐसा कौन है जो संसद के सदस्य नहीं रहते हुए भी वो संसद के कार्यवाही में भाग लेते हैं। तो यही तो है, ये संसद के सदस्य थोड़ी ना है, ये तो भाई क्या है, अटॉर्नी जनरल है, ये थोड़ी ना कहीं चुना के आए। तो बिना ये संसद के सदस्य ना होते हुए भी, मेरे बातों समझेगा, संसद के सदस्य ना होते हुए भी ये संसद के कार्यवाही में भाग लेते हैं। ये वही आदमी है, केवल मत नहीं देते, मतलब वोट नहीं देने का इनको अधिकार। सर बातों समझिएगा, ठीक है, बहुत ही महत्वपूर्ण पॉइंट था, इसलिए मैंने ये चीज आपको बता दिया। ओके, अब देखिए चीजों को समझना है। ओके, अब आर्टिकल नंबर 105 एक है, ठीक है, आर्टिकल नंबर 105 देखिए। अब देखिए ऐसा है ना कि आर्टिकल नंबर 105 जो है, ध्यान रखिएगा, आर्टिकल नंबर 105 जो है, ध्यान रखिए, देखिए मैं सब आर्टिकल को करवाऊंगा, अभी जाऊंगा, देखिए आगे आऊंगा तब, लेकिन आर्टिकल 105 का 4 क्या बोलता है, ध्यान रखिएगा। अब देखिए आर्टिकल 105 में बहुत कुछ लिखा हुआ, लेकिन मैं आपको महान न्यायवादी पढ़ा रहा हूं ना, इसमें यह लिखा है कि महान न्यायवादी के कुछ विशेषाधिकार प्राप्त है। ओके, इनकी शक्तियां के बारे में बात करेंगे, क्या शक्ति है, इनका क्या विशेषाधिकार है, प्रिविलेज्ड है, और ये बहुत सारी चीजें, जैसे इनका क्या प्रतिरक्षा है, मतलब इनको क्या क्या फैसिलिटीज मिल रहा है, सब कुछ आर्टिकल नंबर 105 का 4 कहता है। ध्यान रखिएगा, सभी विशेषाधिकार प्राप्त है इनको जो एक मंत्री को प्राप्त है। आर्टिकल नंबर 105 के 4 में यह बोलता है भैया कि जो संसद के सदस्य को जो जो फैसिलिटीज मिलती है, जो जो उनको विशेषाधिकार मिलता है, वही विशेषाधिकार भारत के महान न्यायवादी को और भारत के जो मंत्री लोग हैं उनको मिलना चाहिए। लेकिन मैं अभी महान न्यायवादी पढ़ा रहा हूं, ठीक है। तो जो संसद के सदस्य को मिलता है, ठीक है, जो भी विशेषाधिकार है, अलाउंस है, सारे चीजें इस अंदर में आर्टिकल 105 के 4 में कहा गया, ठीक है। आपको बस 105 के 4 में इतना ध्यान रखना है कि उसमें पावर्स की बात की, विशेषाधिकार की बात की गई है, इन सारी चीजों को आपको बस इसमें समझना है, ठीक है, ध्यान रखिएगा। ओके, अब कुछ इसके ये मर्यादा, जिसके मर्यादा मतलब क्या होगा भाई, कि कुछ लिमिटेशन इनके ना, एक मर्यादा में रहकर काम करना पड़ेगा, ठीक है। ऐसा नहीं है कि सबको बस पावर मिल गया, सबको लिमिटेशन भी है। वो लिमिटेशन क्या है समझिएगा। सबसे पहला पॉइंट क्या है, सरकार के तुम वकील हो तो सरकार के खिलाफ तो कहीं मत बोलना। तो सरकार ने तुमको खड़ा किया, सरकार के खिलाफ आपको नहीं बोलना है, ऐसा कहता है इसमें, ठीक है। सरकार के खिलाफ इसको नहीं बोलना। सेकंड काम, ओके, सेकंड काम है क्रिमिनल केस। जैसे कोई क्रिमिनल केस है, जैसे कि मान लेते हैं कोई क्रिमिनल केस है, तो एक क्रिमिनल केस भी लड़ सकता है ये, लेकिन इफ क्रिमिनल केस, लेकिन सरकार की अनुमति चाहिए ना। अब तुम सरकार के वकील हो तो सरकार से अनुमति ले लो कि एक क्रिमिनल केस उसको हमको लड़ना है। अगर वो अनुमति दे दिया तो ठीक है, आप सरकार एक क्रिमिनल केस लड़ सकते हैं। मतलब कहने का मतलब हुआ इन चीजों के बारे में है, ये प्राइवेट प्रैक्टिस भी कर सकता है। देखिए क्रिमिनल केस लड़ रहा था, प्राइवेट प्रैक्टिस मतलब ये निजी केस भी लड़ सकता है, मतलब वो प्राइवेट में भी केस लड़ सकता है, ये सारी चीजें। लेकिन हाँ, वो केस ऐसा हो जो सरकार के खिलाफ ना हो, वाला बात। ऐसा नहीं कि अब सरकार के खिलाफ ही आप लड़ रहे हैं, प्राइवेट प्रैक्टिस केस लड़ सकते हैं, सरकार से अनुमति आपको लेना पड़ेगा। इस सारी चीजों की इसका इनका मर्यादा है। अब आपको ऐसा लग रहा होगा कि मैंने आपको बहुत सारी चीज नहीं बताया, मैंने आपको इनका टर्म नहीं बताया, सॉरी टेन्यूर नहीं बताया, इनका कार्यकाल क्या है। भाई इनका कार्यकाल संविधान में है ही नहीं, संविधान में बताया ही नहीं गया कि इनका कार्यकाल क्या है। तो कभी आपको ऐसा मिल जाए कि भारत के महान न्यायवादी के कार्यकाल 5 साल से, सब गलत। इनका कार्यकाल के बारे में संविधान में चर्चा है ही नहीं। ये प्रसाद पर्यत है किसके, प्रेसिडेंट के, प्लीजर ऑफ द प्रेसिडेंट। जब भी राष्ट्रपति को लगेगा कि नहीं इसको हटा दिया जाए तो हटा दिया जाए, जब तक राष्ट्रपति का मन
प्लेजर ऑफ द प्रेसिडेंट, जब तक राष्ट्रपति का मन, जब तक राष्ट्रपति आपको रखेगा भारत का महान न्यायवादी के रूप में, मन नहीं होगा तो भाई जाइए, कोई जरूरत आपका नहीं है। इसका हटाने का कोई प्रक्रिया भी उल्लेख नहीं है, इनका कोई सैलरी भी उल्लेख नहीं है। समझ रहे बातों को? हाँ, इनके लिए कुछ ऐसा प्रावधान है कि अगर एक दिन भाग लेते हैं सरकार की तरफ से तो उसके लिए कुछ कुछ अलाउंस है, वो बात अलग, वो आपको पढ़ना नहीं है। लेकिन इनके सैलरी की बात कहीं भी संविधान के अंदर नहीं किया गया। ये आपको चीजों को ध्यान में रखना है कि सैलरी की बात इसके पूरे संविधान में कहीं भी नहीं किया गया। समझ बातों को? सैलरी का बात कहीं भी नहीं किया गया। ये भी क्या है, ये भी लिखा गया है राष्ट्रपति के अनुसार। राष्ट्रपति को जो मन में होगा, जितना सैलरी राष्ट्रपति को देना होगा उतना सैलरी इनका प्रावधान कर देगा। ओके, इनका वेतन और भत्ता सारा कुछ राष्ट्रपति ही निर्धारित करेगा। इनके सैलरी की बात हमने कर लिया, इनके कार्यकाल की बात हमने कर लिया, इनके किस कैसे हटेंगे, कौन से ग्राउंड पे हटेंगे, ये कहीं भी संविधान के अंदर में नहीं लिखा हुआ। बस लिखा हुआ बस प्लेजर ऑफ द प्रेसिडेंट, मतलब जब तक, जैसे कि देखिए मंत्री में क्या था, मंत्री में राष्ट्रपति का जब तक मन है तो मंत्री हो। जब भी ऐसा लगेगा काउंसिल ऑफ मिनिस्टर को कि इसको हटा दिया जाए मंत्री के रूप में, प्रधानमंत्री बोला कि देखिए इसको हटाइए, तो उसको हटा देगा। कोई फिक्स नहीं है 5 साल 6 साल। तो ये चीज मतलब जो मंत्री की चीज है ना, वही चीज इनको ही मिल रहा है, इसलिए उनको सेम पेमेंट कहीं कहीं मतलब जनरली देखते हैं तो जो मंत्री को एक पेमेंट मिलता है उतना ही पेमेंट इनको ही मिलता है। ठीक है, लेकिन ऐसा कहीं फिक्स नहीं है, इसलिए हम इन चीजों को नहीं बता सकते यहाँ पर कि क्या इनका सैलरी। समझ गए बातों को? ये हो गया आपका भारत के महान न्यायवादी। अब देखिए एक मैं चीज बताऊंगा आपको, क्या बताऊंगा, ध्यान रखिएगा, ये थोड़ा देख लीजिए। ठीक है, पहले जो भारत के महान न्यायवादी थे एमसी सीतलवाड़ थे, ये पूछ सकता है। भारत के प्रथम महान न्यायवादी एमसी सीतलवाड़ थे, 13 साल तक रहे थे। देखिए कोई भी डेट का अता पता नहीं, कभी भी कितने दिन तक रह सकते। ठीक है, कोई 21 साल, कोई 2 साल, मतलब कुछ भी, कोई 1 साल भी है, कोई 2 साल है, कोई बहुत साल तक रहे हैं, तो ये फिक्स नहीं है। इन चीजों को आपको समझना। और सबसे ज्यादा अभी तक एमसी तलवाड़ ही रहे हैं भाई, 13 साल तक। और अभी के वेणुगोपाल है 2017 से नरेंद्र मोदी के सरकार में। बात उसमें ये मैंने आपको बता दिया। दिस इज द आर्टिकल्स 1 2 3 4, 76 का 1, 76 का 2, 76 का 3, 76 का 4, सब कुछ पढ़ लीजिए। 76 का 1, राष्ट्रपति उच्चतम न्यायालय का न्यायाधीश नियुक्त होने के लिए अहिर्त किसी व्यक्ति, वही जो सुप्रीम कोर्ट के जज के रूप में जो है क्वालिफिकेशन रखते हैं उसको भारत का महान न्यायाधीश नियुक्त करेगा। आर्टिकल नंबर 76 के 1 में बोलता है कि नियुक्त करेगा। 76 के 2 में बोला कि उसका क्या क्या कार्य है जो बताया गया है। 76 के 3 में है कि सुनवाई का अधिकार, कहीं भी सुनवाई कर सकता, कोई भी, सुप्रीम कोर्ट हो, हाई कोर्ट हो, कहीं भी, कोई रोकने वाला नहीं। 4 में है कि प्रसाद पर्यादा, जब तक मन होगा तब तक रखेंगे, नहीं मन हो तो नहीं रखेंगे। ठीक है, आर्टिकल 88 में अलग था कि वो कोई भी सदन में भाग ले सकता है, वो आर्टिकल 88 में। ठीक है, अभी हम आएंगे सुप्रीम कोर्ट आर्टिकल 79 80 सब करेंगे। ठीक है, ध्यान, सॉरी संसद करेंगे हम आर्टिकल 79 80 81 में। ठीक है, ध्यान रखिएगा। अब एक टॉपिक बच जाता है एडवोकेट जनरल, ये नाम एडवोकेट जनरल। देखिए जब मैंने अटॉर्नी जनरल पढ़ा दिया ना, तो एडवोकेट जनरल आपके लिए आसान है। ठीक है, जैसे अटॉर्नी जनरल सेंट्रल में है ना, जैसे अटॉर्नी जनरल सेंट्रल में है, जैसे राष्ट्रपति सेंट्रल में है, जैसे गवर्नर स्टेट में है, तो जैसे गवर्नर स्टेट में है उसी तरह से एडवोकेट जनरल स्टेट में, आइए सेंट्रल में। सब कुछ समझना है क्या क्या भाई। तो पहला बात, एडवोकेट जनरल जो हैं वो राज्य सरकार का वकील, सबसे छोटा पॉइंट, राज्य सरकार का वकील है। सबसे महत्वपूर्ण पॉइंट, ये राज्य सरकार का वकील है। राज्य सरकार का वकील। अपॉइंट कौन करेगा, नियुक्ति कौन करेगा, दिमाग में डालना है चीजों, गवर्नर करेगा भाई। यहां पर तो वही राष्ट्रपति के रूप में है ना। और क्या समझ सकते हैं आप इसके बारे में, और क्या लिख सकते हैं, आप ये कह सकते हैं सैलरी तो इनका भी नहीं फिक्स, इनका सैलरी भी गवर्नर फिक्स करेंगे, इनका टेन्योर भी गवर्नर फिक्स करेंगे। प्रसाद पर्यता, मैं लिखता हूं, ये सबसे महत्वपूर्ण पॉइंट है, प्रसाद पर्यता, ये सॉरी इस पे होगा तो बाद में। प्रसाद पर्यता गवर्नर के, जब तक विद प्लीजर ऑफ द गवर्नर, गवर्नर का जब तक मन होगा, जब तक आप बनिएगा, सॉरी मतलब आप रहिएगा भारत, सॉरी राज्य के महाधिवक्ता। हिंदी में क्या बोलते हैं, मैं यहां लिखता हूं महाधिवक्ता, महाधिवक्ता, महाधिवक्ता। तो आप लोग कमेंट करके मुझे बताइएगा कि आपके बिहार के
मतलब बिहार के महाधिवक्ता कौन है। सबसे महत्वपूर्ण पॉइंट जो आपको बताना है कि बिहार के महाधिवक्ता अभी कौन है, ठीक है, ध्यान रखिएगा। ये आपको आंसर देना है कि बिहार के महाधिवक्ता कौन है। ओके, अब देखिए इसका सबसे बड़ा बात नहीं, योग्यता क्या है। बहुत अच्छा पॉइंट है, योग्यता क्या है। सिंपल है इसका योग्यता। इसका योग्यता क्या है कि तुम बनोगे स्टेट में तो तुम 10 साल तक, ध्यान क्या है कि 10 साल तक वकील, ठीक है, ध्यान रखिएगा, 10 साल तक वकील हो हाई कोर्ट में। ओके, 10 वर्षों तक, मतलब कहने का मतलब हाई कोर्ट में ये वकील हो, या तो और 10 साल तक जज हो, 10 साल तक जज हो हाई कोर्ट में या कहीं भी, ठीक है, मतलब लोअर कोर्ट में भी चल सकता है, ठीक है। 10 साल तक जज हो, 10 साल तक का वकील हो, ये हाई कोर्ट में। तो मैं दोनों टॉपिक करवा दिया, राज्य का महाधिवक्ता, आर्टिकल, हाँ आर्टिकल मैंने सॉरी आर्टिकल नंबर 76 ये है ना, आर्टिकल नंबर 76 है, इसमें प्लस 89 करिए, आर्टिकल नंबर 165। ओके, बहुत महत्वपूर्ण पॉइंट है, ठीक है, बहुत महत्वपूर्ण पॉइंट, ठीक है। ये हुआ इसका, जो इसका देखिए अब ये क्या है भाई, विधानमंडल में भारत सॉरी राज्य सरकार का जो विधानमंडल होता है, जो लेजिस्लेटिव असेंबली जो होता है, वहां पर विधानमंडल में भाग ले सकते हैं। कोई भी विधानमंडल में भाग ले सकते हैं, वोट देने का अधिकार इनको भी नहीं है। ये भी मतलब स्टेट के अंदर, वो सेंट्रल के अंदर था, ये स्टेट के अंदर, ठीक है। तो सारे चीजें जहां जहां जो चीजें इनके लिए है वो चीजें इनके लिए, ध्यान रखिएगा। ओके, अब देखिए, अब मैंने क्या बताया, आर्टिकल नंबर बताया था 88। 88 में क्या था कि कहीं भी ये भाग ले सकते हैं, कोई भी सदन में जाके। तो ये 89 जोड़ेंगे तो 127, 89 जोड़ना है बस, यहां पहुंच जाइएगा, ठीक है। और हमने क्या देखा था, आर्टिकल नंबर 105 क्या था, इनका कुछ पावर, इनका भत्ता होता, सब कुछ इसी में था। आर्टिकल 105 या 4 में 89 जोड़ दीजिए। 194 में क्या है, इनकी शक्तियां, महाधिवक्ता की शक्तियां, पावर, सब कुछ इसमें। तो कितना सिंपल, आप अगर ये 3 आर्टिकल याद रखते हैं, ये 3 आर्टिकल ये याद रखते हैं, ये याद। हाँ, एक चीज सबसे बड़ी बात था कि हमने उसमें योग्यता में क्या बताया था कि कोई इमिनेंट जूरिस्ट हो, मतलब एक विधिवेता हो, उसे सुप्रीम कोर्ट का जज बना सकते हैं। लेकिन यहाँ पे क्या है, यहाँ पे देखिए योग्यता क्या है, इसका योग्यता क्या था, इसका योग्यता था हाई कोर्ट के जज का, ठीक है, ध्यान रखिए, हाई कोर्ट के जज का, मैंने छोड़ दिया, वहां पे सुप्रीम कोर्ट के जज का था, इसमें हाई कोर्ट के जज का योग्यता, ठीक है। और हाई कोर्ट के जज का जो योग्यता है वही योग्यता महाधिवक्ता के लिए चाहिए। और वही मैं पढ़ाऊंगा, मैं भी हाई कोर्ट पढ़ाऊंगा, सब कुछ पढ़ाऊंगा, परेशान नहीं होना, हर एक चीज पढ़ाऊंगा, ठीक है। लेकिन अभी आपको ये चीजें याद रखनी है, और ये चीज याद है, अटॉर्नी जनरल तो आपका एडवोकेट जनरल याद है, तो महाधिवक्ता याद रहेगा, ठीक है। एक सोलिसिटर जनरल होते हैं, जहाँ कहीं भी संविधान के अंदर में ऐसा नहीं लिखा गया, बट एक हेल्प करने के लिए, अटॉर्नी जनरल की हेल्प करने के लिए सोलिसिटर जनरल होते हैं। तो उसके बारे में हम चर्चा कर लेंगे। ओके, उसके लिए एक वीडियो बना दिया जाएगा, उसके लिए आपको परेशान नहीं होना है। तो इतना ही हमें पढ़ना था। सोलिसिटर जनरल का कहीं भी उल्लेख नहीं संविधान में, ठीक है, इसलिए मैं उसको नहीं बताया। अभी सोलिसिटर जनरल में आखिरकार हैं बहुत सारे, ध्यान रखिएगा। तो हमने किया आज आर्टिकल नंबर 76 और आर्टिकल नंबर 165 बहुत अच्छे तरीके से हमने अच्छे आर्टिकल देखा, और 6 आर्टिकल को आपके दिमाग में घुस गया होगा आई थिंक, और बहुत अच्छे तरीके से पॉलिटी को समझ पा रहे हैं। नेक्स्ट चैप्टर में मिलते हैं हमारा संसद। अब हम बात करेंगे पार्लियामेंट के ऊपर, आर्टिकल नंबर 79, 80, 81 बहुत अच्छे तरीके से पढ़ेंगे। पहले लोकसभा, राज्यसभा सब पढ़ेंगे। ओके, चलिए सेशन को समाप्त करते हैं। धन्यवाद। आपको अच्छा लगता होगा तो शेयर करिएगा और सब्सक्राइब करिएगा। ओके, धन्यवाद।